हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको अपनी भर्ती में, सीधी भर्ती में 50% का आरक्षण दिया गया है। और इसी तरह का एक आरक्षण आपको संविदा कर्मियों को भी देखने को मिलता है कि उनको भी आरक्षण दिया जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है वो हम संविदा कर्मी और जो अतिथि हैं इनके आरक्षण की थोड़ा सा तुलना करेंगे कि इन दोनों के आरक्षण में क्या डिफरेंस आ रहा है और किस तरह से ये आरक्षण उनको दिया जा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, इसको लेके थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। हम दोनों की नियमावली को एक-एक करके समझेंगे, उसके बाद हम इसमें मतलब जो भी है इसका कंक्लूजन निकालेंगे, इसमें आखिर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले संविदा कर्मी का नियम देख लेते हैं। ये नियम मुझे कहाँ से मिला? ये महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आई है 2024 की, उसके रूल बुक में नियम दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो संविदा कर्मियों हेतु नियम दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी भोपाल दिनांक 5 जून 2018 के संदर्भ में जारी आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों में एवं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य ऑब्लिक जिला स्वास्थ्य समिति एवं मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संविदा अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी। ठीक है ना? संविदा अधिकारियों कर्मचारियों से क्या आशय है? वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी। पहला नियम, प्रत्येक विभाग के भर्ती सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा के पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 50% पद यहाँ पर उनको आरक्षित रखे जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि आरक्षण का लाभ एक बार ही मिलेगा। एक बार अगर उसका लाभ मिल गया और फिर उसके बाद अगर ज्वाइनिंग होगी तो वापस से उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे। पहला है, सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी के आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक की संविदा पर नियुक्त रहा हो। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। सेवा नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है उन्हें वह पूर्ण करता हो। ठीक है, मतलब 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए जिस दिन इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी होगा। आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 5 वर्ष की होनी चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 5 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संविदा सेवक है, वो श्रेणी का मतलब यहाँ पर यह है कि ग्रेड्स जो होते हैं, जैसे तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए कि उसने तृतीय श्रेणी में काम किया, उसके बाद वो द्वितीय श्रेणी में काम किया, 2 साल तृतीय श्रेणी में, 3 साल उससे ऊपर की श्रेणी में काम किया। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें ये बात स्पष्ट रूप से है कि श्रेणी के हिसाब से ही उनकी नियुक्ति या उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने तृतीय श्रेणी में समुदाय के रूप में कार्य किया, तो जब विज्ञापन आएगा
तो जब तृतीय श्रेणी के पद होंगे उसी में वो व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे, ठीक है, अगर 5 साल उनकी अवधि पूरी है। लेकिन मान लीजिए कि 2 साल वो तृतीय श्रेणी में काम किए, 3 साल वो द्वितीय श्रेणी में काम किए, तो टोटल तो 5 साल हुआ। लेकिन उसकी वजह से क्या है कि अगर हम श्रेणी के हिसाब से चलेंगे तो वो तो ना तो द्वितीय श्रेणी के लिए पात्र है, ना तो तृतीय श्रेणी के लिए पात्र हैं। तो उसका ये तरीका है कि जो निम्नतम श्रेणी है, जैसे मान लीजिए कि 2 साल उन्होंने तृतीय श्रेणी में काम किया और 3 साल तृतीय श्रेणी में काम किया, तो अगर तृतीय श्रेणी का विज्ञापन आता है नियमित भर्ती के लिए, तो वो तृतीय श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं, जो कि निम्नतम श्रेणी है, ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे देख लेते हैं, अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद पर किसी अवधि में हटा दिया गया है, उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा के पद पर प्राप्त होती है, तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। ये तो ऑब्वियस है कि उसको घटाकर ही की जाएगी। अब आगे देख लेते हैं, किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त किया है उसी विभाग में नियमित किए जाने के लिए अवसर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए संविदा की कैटेगरी है तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो उसी विभाग में ज्वाइनिंग पाए। संविदा अगर वो किसी भी विभाग में, क्योंकि संविदा कर्मी लगभग कई विभागों में काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर किसी भी विभाग में अगर वो है तो उससे ज़रूरी नहीं कि उनको उसे, बस उसमें ये देखना ज़रूरी है कि वो श्रेणी किसकी है, ठीक है ना। अगर जैसे हर विभाग में द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये सब श्रेणियाँ होती हैं, हर विभाग में होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी भी विभाग में वो संविदा के रूप में काम किए हैं, मान लीजिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में संविदा के रूप में काम किया, अब भर्ती आ रही महिला पर्यवेक्षक की, मतलब महिला बाल विकास विभाग की भर्ती आ रही है, तो अगर श्रेणी उनकी मैच कर रही है तो वो आवेदन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, राज्य शासन में नियमित नियुक्त होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। मतलब जैसे कोई ये बोल दे कि हमने 10 साल संविदा के रूप में काम किया, अब उनकी नियुक्ति हो जाए रेगुलर पोस्ट में, 2 साल उन्होंने मतलब रेगुलर पोस्ट में काम कर लिया, तो टोटल 12 साल हो गया। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि हम 12 साल हो गए, हमें क्रमोन्नति का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होगी। उनकी जो सेवा की गणना है वो उसी साल से होगी जिस साल वो नियमित होंगे। उसके पहले चाहे वो 10 साल, 15 साल, जितना भी संविदा के रूप में काम किए हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। फिर है, संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे। वही मतलब जो कंपटीशन के हिसाब से जो होगा वो किया जाएगा। फिर लास्ट में है, इसको यहाँ देख लेते हैं, हाँ, 3.8 रूल देख लेते हैं क्या है। संविदा से सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी में संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मिलेगी, और यह छूट सहित अधिकतम आयु सीमा आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब जितने वर्ष संविदा के रूप में काम किए हैं तो उतने वर्ष उनको वर्ष छूट का भी लाभ उनको दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं आगे, नियुक्ति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ जैसा मिलता है उसी हिसाब से मिलेगा। 3.10 रूल देखते हैं, विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जाएगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही है तो वह यथावत रह सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 एवं आदेश भोपाल दिनांक 18/10/2022 के अनुसार उपरोक्त बिंदु 16(3) के परिपालन में संविदा हेतु आरक्षित 50% पदों पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होता है। अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब वर्टिकल में कैरी फॉरवर्ड का सिचुएशन होती है, हॉरिजॉन्टल है तो अगर उस प्रवर्ग में अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो उसको
जो संविदा कर्मी नहीं है उनसे भर दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 7/11/19 एक दिनांक नवंबर 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्धूत होने वाली रिक्तियां 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। वो तो पता ही आरक्षण दिया जाता है इनको 10% का। इसके बाद है 5वां नियम, समस्त प्रकार के आरक्षित वर्गों गणना अध्यापेक्षा के प्रारूप ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरा का उल्लेख करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा। मंडल द्वारा पदों की संख्या गणना नहीं की जाएगी। यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब जो ईएसबी है उसको पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। पद जो है वो विभाग बताएगा, जो विभाग परीक्षा लेना चाहता है, और मंडल का काम सिर्फ क्या है, परीक्षा को आयोजित करना। ठीक है। और इनके लिए जो भी है शारीरिक रूप से जो दिव्यांगजन है उनके लिए सत्यापन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों अथवा नियमों के उपबंधों के अनुसार ही दी जाएगी। परीक्षा का अंतिम परिणाम आने से पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तत्समय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। मतलब जैसे आज मान लीजिए आरक्षण का नियम कुछ और है, परीक्षा हो जाती है, उसके बाद आरक्षण के नियम में संशोधन हो जाता है रिजल्ट आने के पहले, तो जो संशोधन होगा, नवीन संशोधन, उसी के हिसाब से आपकी भर्ती चयन प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं कह सकते आपकी विज्ञापन के समय तो ये प्रक्रिया थी, अब नियम बदला गया तो पिछले नियम से हमें भर्ती किया जाए, ये वहां पर नहीं माना जाएगा। अब है छठा नियम, देख लेते हैं क्या है इनका। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक सी दिनांक 10 फरवरी 1997 अनुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाता है तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जाएंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, और ऐसे रिक्त पदों को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिलाओं से भी नहीं भरा जाएगा। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित हैं। ठीक है। तो ये तो पूरा संविदा का आरक्षण हुआ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के लिए आरक्षण के क्या नियम हैं, जो कि अभी दिनांक 27 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग का नियम जारी हुआ है। उसके हिसाब से सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 2 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। स्पष्टीकरण, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्र का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस रहा हो। ठीक है। तो ये अतिथि शिक्षक के नियम है। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर मनोज भगवान जी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, सर बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि वर्ग 3 में नियमित शिक्षकों के रूप में अतिथि शिक्षक का आरक्षण लेकर लग गए हैं, किंतु वे पुनः वर्ग 1 की भर्ती में फिर से अतिथि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि इस आरक्षण का लाभ केवल एक ही बार लिया जा सकता है। आप मामले की गंभीरता को समझें और इस बात को अपने चैनल के माध्यम से उठाएं। देखिए आरक्षण, अब यही ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था जी के द्वारा जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा इसकी पूरी एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अब ये यहाँ पर जो एक लाभ की बात कह रहे हैं मनोज जी, तो वो तो देखिए जब विभाग का नियम है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को लाभ मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन लास्ट में करने वाले हैं अभी कि आखिर अतिथि आरक्षण और संविदा आरक्षण में क्या अंतर आ रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसको पूरा देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो अब जैसे देखिए, एक तरफ हम लोग कर लेते हैं संविदा आरक्षण, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं संविदा आरक्षण मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इधर कर लेते हैं गेस्ट फैकल्टी आरक्षण। ठीक है, ऐसे, और इनका हम कंपैरिजन करते हैं कि आखिर क्या दोनों में अंतर आ रहा है। सबसे पहले तो कंपैरिजन ये हो सकता है कि
जो संविदा आरक्षण है वो श्रेणी के हिसाब से मिलता है। या उससे पहले एक देख लेते हैं कि जैसे संविदा आरक्षण जो है वो सिर्फ एक बार मिलेगा, ठीक है, एक बार। ऐसा नहीं है कि आप उसको कई बार की भर्ती आएगी तो आप उसको लेंगे। इसमें क्या है कि कई बार, बार-बार जितनी बार आप सिलेक्शन चाहें तो ये आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, पहला अंतर ये है। दूसरा कंपैरिजन क्या है कि जो संविदा भर्ती है उसमें श्रेणी का होना इम्पोर्टेंट है। श्रेणी का मतलब ये है कि आप जिस श्रेणी में संविदा के रूप में कार्य किए हैं, तो उस श्रेणी की जब नियमित भर्ती आएगी, तभी आप उस श्रेणी में पात्र होंगे, ठीक है? ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है? तो मतलब इसमें सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या है कि आपकी श्रेणी होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें क्या है कि श्रेणी का कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब कोई वर्ग 1 में अतिथि के रूप में काम किए हैं तो वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती में पात्र हैं। वर्ग 3 में अतिथि के रूप में काम किए हैं तो वर्ग 2, वर्ग 1 की भर्ती में पात्र हैं। वर्ग 2 में अतिथि के रूप में काम किए हैं तो वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की भर्ती में पात्र हैं। तो इसमें कोई श्रेणी का डिफरेंशिएशन नहीं है। इसके बाद अगला कंपैरिजन ये देख लेते हैं कि इसमें 5 साल तक संविदा के रूप में जब आप सेवा देंगे तभी आप इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है? 5 वर्ष की अवधि तक होगा। जबकि अतिथि में क्या है कि 3 सत्र 200 दिन, ठीक है? 3 सत्र 200 दिन मतलब लगभग ढाई 3 साल में ही पूरा हो जाता है। उसके बाद आप इसके पात्र हो जाएँगे। एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो संविदा आरक्षण में ये है कि अगर आपने किसी विभाग में, सपोज़ आपने पीडब्ल्यूडी विभाग में संविदा के रूप में काम किया। अब अभी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ रही है किसमें? महिला एवं बाल विकास विभाग में आ रही है। तो आप भले ही पीडब्ल्यूडी में काम किए हैं, तो भी आप पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते आपकी श्रेणी मैच करती हो तो। लेकिन अतिथि शिक्षक में क्या है कि आपको स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग में ही आप कार्यरत रहेंगे, तो सिर्फ आप उसी विभाग में भर्ती के पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि आप पीडब्ल्यूडी की भर्ती आ रही है तो वहाँ आप बैठ सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है? तो मतलब इसमें विभाग जो है वो सीमित कर दिया है कि आपने 2 साल 3 साल का जो समय दिया है, तो आप सिर्फ उसी विभाग में पात्र होंगे, जबकि संविदा में ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के इतने ही इसमें अंतर है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें जो मतलब आरक्षण का जो लाभ है वो दोनों में मिल रहा है, 50-50%। दोनों में हॉरिज़ॉन्टल है, मतलब अगर उस प्रवर्ग में अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वो जो उस प्रवर्ग के अभ्यर्थी नहीं हैं, मतलब जो अतिथि नहीं है, संविदा कर्मी नहीं है, तो उनसे उनको भरा जाएगा। वो सभी चीज़ें सेम हैं। बस इसमें यही अंतर है कि बार-बार जो अब जो मनोज जी ने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और बाकी चीज़ें उसमें सब एक ही जैसे हैं। तो यही सबसे बड़ी इसमें अपडेट है। अब नियम क्या है वो विभाग बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, इसमें कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि वो अच्छा है कि बुरा है। जस्ट मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि संविदा का ये नियम है और अतिथि का। अब कंपैरिजन मैंने क्यों किया है? क्योंकि संविदा 50% आरक्षण मिलता है और अतिथि में अभी हाल-फिलहाल में गज़ट नोटिफ़िकेशन में आया है, तो इसलिए यहाँ पर इनका कंपैरिजन करना आवश्यक हो गया। चूँकि मनोज जी ने क्वेश्चन भी पूछा तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर कर दी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।